हे दोस्तों, तो आज हम देखने जाने वाले कि सीतोफैलादी चूर्ण क्या होता है, यानी कि सीचू, और वो किससे बनता है, उसका इस्तेमाल किस किस के लिए किया जा सकता है। सीतोफैलादी चूर्ण के मेनली 5 इंग्रेडिएंट होते हैं, जैसे यहाँ पे सीचू। सबसे पहले इंग्रेडिएंट होता है सीता। हम सीतोफैलादी चूर्ण जो है उसी से देखेंगे, सीतोफैलादी चूर्ण। तो सी से सीता, सीता यानी मिश्री यानी शुगर। उसके बाद त त यानी होता है वंशलोचन। वंशलोचन को ही हम बोलते हैं तवाक्षीर। क्या बोलते हैं? तुगाक्षीरी। तुगाक्षीरी को हम यहाँ पे आज रिप्लेस करने जा रहे हैं सुरसा बीज से, क्योंकि वो तुगाक्षीरी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, उसकी वजह से। उसके बाद में हम उसमें ऐड करेंगे पिपली यानी सी तो पलादी, तो पी से पिपली याद रखना है। उसके बाद में ला यानी एला। उसके बाद में दी यानी दालचीनी। दालचीनी यानी कि हम लेते हैं त्वक। सी तो पलादी 5 इंग्रेडिएंट रहेंगे। मिश्री, वंशलोचन जो कि हमने रिप्लेस किया है सुरसा बीज से। उसके बाद में पिपली, उसके बाद में रहेगा हमारा एला, और एला के बाद में रहेगा हमारी दालचीनी यानी त्वक। देखो, जैसे हमने पहले लिया था शर्करा, ये रहा शर्करा अपना। उसके बाद में शर्करा लेंगे हम 16 पार्ट, जो कि हमारा तुगाक्षीरी है। तुगाक्षीरी को हमने रिप्लेस किया है सुरसा बीज से। सुरसा बीज को हमने लिया है 8 पार्ट्स। उसके बाद में हम ले रहे हैं पिपली। पिपली है, पिपली को लेंगे हम 4 पार्ट्स। उसके बाद में पिपली के बाद है एला। एला के है 2 पार्ट्स, तो ये है हमारी एला, जो कि सभी यहाँ पे चूर्ण लिए हैं हमने कूटे हुए। एला के लिए हमने 2 पार्ट्स। उसके बाद में है हमारा त्वक। त्वक यानी दालचीनी। दालचीनी का है हमारा 1 पार्ट। अब हम इसको सभी को 16, 8, 4, 2, 1 इस रेशो में ऐड करेंगे और हमारा सीतोफैलादी चूर्ण रेडी हो जाएगा। अब हम जब इंग्रेडिएंट्स देखेंगे, जैसे वंशलोचन। सबसे पहले हमने वंशलोचन देखा। वंशलोचन यानी होता है तुगाक्षीरी। तुगाक्षीरी को हमने यहाँ पे रिप्लेस किया था सुरसा बीज से। अगर श्लोक में हमने देखा तो वंशलोचन ही लिया है। तो वंशलोचन मेनली सीतोफैलादी में क्या करता है? तो वंशलोचन मेनली जो होता है वो सिलिका बेस इंग्रेडिएंट होता है, जो कि एंटासिड होता है। ठीक है, वो क्या करता है, जहाँ पे इन्फ्लामेशन हुआ है उस जगह पे, ऐसी जगह पे मतलब ब्लड फ्लो अच्छा करके इन्फ्लामेशन कम करता है। ठीक है, उसके साथ साथ है एंटासिड जैसा काम करता है। उसके बाद में इंग्रेडिएंट है हमारा पिपली। पिपली क्या करता है? तो पेन रिलीविंग फैक्टर पिपली का आता है यहाँ पे। पेन रिलीविंग प्रॉपर्टीज़ पिपली की मोस्टली बताई गई है, जो कि टू कॉम्बैट द पेन ड्यूरिंग द नेजल कंजक्शन। क्योंकि हमने देखा है कि सीतोफैलादी चूर्ण जो है वो मेनली रेस्पिरेटरी जो डिसऑर्डर्स है उसके लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो पिपली का काम है टू कॉम्बैट द पेन ड्यूरिंग द नज़ल कंजेशन। उसके बाद में आता है इलायची। इलायची यानी कार्डिमम। कार्डिमम में ऐसे बताया गया है कि जो एला है, एला का क्या है, फिर एला अच्छा डाइजेशन करने के लिए, उसके साथ साथ जो गैसेस वगैरह बने हैं उसको कम करने के लिए हेल्पफुल रहते हैं। अब उसके बाद में हमने देखा कि सीतोफैलादी चूर्ण क्या होता है, उसके इंग्रेडिएंट क्या है, उसको याद करने की हमने ट्रिक भी देख ली। उसके बाद में उसका प्रोपोर्शन क्या क्या लेना है वो भी देख लिया। उसके बाद में इंग्रेडिएंट हो गए। अब डोज कितना लेना है, जैसे कि अगर किसी को गीली खांसी होती है, मेनली ध्यान रखना है कि सीतोफैलादी चूर्ण एक गीली खांसी के लिए यानी वेट कफ के लिए इस्तेमाल करेंगे। उसके साथ साथ तालीसादी चूर्ण जो आएगा वो हम करेंगे ड्राई खांसी के लिए इस्तेमाल। ठीक है, तो गीली खांसी यानी वेट कफ के लिए हम सीतोफैलादी चूर्ण यूज़ करेंगे, जो कि 2 टीस्पून ले रहे हैं सीतोफैलादी चूर्ण। उसके साथ साथ 1 टीस्पून हम हनी लेंगे। दोनों को अच्छा सा मिक्स करने के बाद उसको कंज्यूम करेंगे। अब ये दिन में 2 टाइम हम ले सकते हैं, या तो फिर मुहुर हमने एक वर्ड पढ़ा था जो फर्स्ट ईयर में अष्टांग हृदय में, तो हम वैसे भी ले सकते हैं। उसके बाद में बोला है कि यूजेस। अब यूजेस तो हमने देख लिए, मेनली कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। तो मेनली कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, तो जैसे कि मोस्टली यूज़ किया जाता है रेस्पिरेटरी डिसीज़ में। कफ हुआ, बर्निंग सेंसेशन हुआ, या तो हाथों में जलन होती है लोगों को, पाम में, हाथ में, फुट पे। ठीक है, ऐसी जगह पे के ऐसे दौरान हम सीतोफैलादी चूर्ण का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर डाइजेस्टिव पावर अच्छी नहीं रही, लॉस ऑफ सेंसेशन इन एंड टंग रहा,
पेन इन एब्डोमेन, फ्लैंक्स, एनोरेक्सिया, फीवर एंड ब्लीडिंग फ्रॉम नोज, ऐसी कंडीशन जब रहती है तब हम सीतोफल आदि चूर्ण का अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रिकॉशन लेते समय मोस्टली हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कीप आउट ऑफ एंड रीच ऑफ एंड चिल्ड्रन, मतलब बच्चों से हमें ये चीज़ दूर रखनी है, ठीक है। उसके बाद में रीड द लेबल केयरफुली बिफोर द यूज़, कोई भी लेबल केयरफुली यूज़ करना है। हम बोलते हैं कि जैसे कि आयुर्वेदिक में साइड इफ़ेक्ट नहीं है कोई ड्रग्स के, लेकिन चूर्ण का भी एक लिमिटेड टाइम पीरियड होता है, उसके बाद में उसका जो इफ़ेक्टिवनेस है वो डिक्रीज़ हो जाता है। सो रीड करना है कि कितने तक वैलिड है, कितने साल तक या कितने महीने तक हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कहाँ रखना है क्या नहीं, ये सब चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। उसके साथ साथ डू नॉट द एक्सीड द रिकमेंडेड डोज, मतलब जितना डोज आपको फिजिशियन ने बताया बस उतना ही आप कंज्यूम करें। बस इतना ही आज के साथ। थैंक यू।